नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक तो जियोलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जियोलॉजी को प्राणी विज्ञान कहा जाता है और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। अब जो शब्द है बायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये जीवन की स्टडी यानी जीवन के अध्ययन से जुड़ा हुआ शब्द होता है, वो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था लेमार्क के द्वारा। लेमार्क और ग्वेरिनस दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1801 ईस्वी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो थे लेमार्क और ग्वेरिनस। जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा कि जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो वो अरस्तु को कहा गया है, क्योंकि उनने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इसके बाद बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसको कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रेटस है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा गया है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था शब्द का? वो थे लेमार्क, और जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के जनक है वो है अरस्तु। और नंबर 3 पर अगर बात करते हैं तो नंबर 3 पे है थियोफ्रेटस, जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी जो पालन होता है उसकी स्टडी को एपीकल्चर कहा जाता है। और नंबर 2 पे बात करते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन जो होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं पिसीकल्चर की। मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। जो मत्स्य पालन होता है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है वो पिसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है वो कवक से संबंधित होता है। तो कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का जो अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइकोलॉजी, जो शैवालों से संबंधित है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 6 पे बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है, जिसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने 6 की बात की है। सबसे पहले था एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नंबर 2 पे है सेरीकल्चर, जो रेशम कीट पालन से संबंधित है। और पिसीकल्चर की बात करें तो वो मत्स्य पालन से। और यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो कवक से संबंधित है और फाइकोलॉजी शैवाल से। और पोमोलॉजी है वो फलों के अध्ययन से संबंधित है। तो चलते हैं अगले, देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर एक नोट दिया गया है कि सलीम अली को भारत में पक्षियों का जनक कहा जाता है। सलीम अली को पक्षियों के जनक के रूप में भारत के अंदर जाना जाता है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी।
तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इथियोलॉजी की। इसके अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद में है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और सर्पों के अध्ययन को ओफिलॉजी। ओफिलॉजी जो होता है वो सर्पों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है वो जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचनाओं का जो अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचनाओं का जो अध्ययन होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइटोलॉजी जो होता है कोशिका तथा इनके अंगों की संरचनाओं का जो अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका तथा उनके अंगों की संरचनाओं का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो है साइटोलॉजी। अब बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण का पादपों एवं जंतुओं पर और उनके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अध्ययन इकोलॉजी के अंदर आता है, जिसे पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो होता है वो भ्रूण से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में भ्रूण विकास से संबंधित अंगों एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जो आनुवंशिकी से संबंधित है। आनुवंशिकताओं के सिद्धांतों एवं पादपों तथा जंतुओं की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। और आनुवंशिक के जनक की बात करते हैं तो मेंडल जो है इनके जनक होते हैं, आनुवंशिकता के जनक, तो इसको भी ध्यान में रखना आपको। अब नंबर 16 पे बात करते हैं पैलेंटोलॉजी, जो जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। इसमें पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 17 पे है टैक्सोनॉमी, जो वर्गीकरण से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण और फिर उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में शामिल करना टैक्सोनॉमी कहलाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जिसे टिश्यू भी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, ये अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन के स्रावन या सिक्रेशन, प्रकृति और नेचर और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन के स्रावन और उसकी प्रकृति और प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी, जो परजीवी विज्ञान कहलाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों की संरचनाओं तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो पैरासाइटोलॉजी कहलाता है या परजीवी विज्ञान कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी किससे संबंधित होता है? इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो प्राणियों का व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार, तो प्राणियों का जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिफोटोलॉजी।
हेरिपेटोलॉजी जो होता है यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर रेप्टाइल जो सरीसृप तथा उभयचरों या एम्फीबियन की संरचना, स्वभाव और वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हेरिपेटोलॉजी कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं, उनके स्वभाव का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें लिमेनोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि नदी, सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन से संबंधित सरोविज्ञान कहा जाता है। जो नदी या सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है लिमेनोलॉजी। अब 24 नंबर पे बात करते हैं, वो है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाणु की संरचना, उनके प्रकार का वर्गीकरण, कार्यविधि तथा उन्हें अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान। यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो विषाणुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीनोलॉजी, जिसे सस्य विज्ञान भी कहा जाता है। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती है। कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी, पानी, तापमान या उर्वरक आदि चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो, इस विज्ञान के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी जो होता है वो किससे संबंधित होता है? नेमेटोलॉजी कुछ गोल, पतले या बेलनाकार या धागे जैसी कर्मिकों का एक वर्ग है, जिसमें से कुछ सदस्य मिट्टी या पानी में परजीवी होते हैं। इस कारण फसलों में कई बार प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका अध्ययन जो होता है वो नेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जब अगला बात करते हैं हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वह फसल के लिए कितनी उपयोगी है अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी भूमि जल में कुछ रसायनों के मिल जाने से वह उपयोग लायक नहीं रहती है और फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अध्ययन के लिए हाइड्रोलॉजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सके। तो ऐसे जीवों का अध्ययन जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, उसके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट 30 नंबर पर है हेरिटिकल्चर, जिसे उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो उद्यानों से संबंधित अध्ययन को उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है वो मृदा विज्ञान से संबंधित है। मिट्टी के बारे में अध्ययन इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। एक नोट भी दिया गया है, मृदा के बनने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं
सिल्विक कल्चर, जिसे वन वृक्ष विज्ञान भी कहा जाता है। वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अथवा लगाए जाने वाले वृक्षों के विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, जिसको सिल्विक कल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिक कल्चर का, जिसे पुष्प विज्ञान भी कहा जाता है। फूलों वाले पौधे तथा उनमें मिट्टी, पानी, खाद आदि की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेरिंगोलॉजी, जिसे वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। स्वर रज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो हमारे लेरिंग्स होते हैं उनके अध्ययन को लेरिंगोलॉजी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइकियाट्री। इसके अंतर्गत मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं टैक्सीडर्मेटोलॉजी, जिसे चर्म प्रसाधन विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत चर्म रोग, संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सबसे लास्ट में हमारा दिया गया है वेटेनरी साइंस, जिसे पशु चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। इसके अंदर पशुओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।